स्वागत है आपका। मैं हूं प्रशांत चुरहे। जिस वैक्सीन का पूरे देश को जाने कब से इंतजार था, उसको लगाने का ऐलान आखिरकार हो चुका है। प्रधानमंत्री की समीक्षा बैठक के बाद तय हो गया कि 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा। सबसे पहले जिन 3 करोड़ लोगों को टीका लगेगा, उनमें फ्रंटलाइन वर्कर को प्राथमिकता मिलेगी। सबसे पहले स्वास्थ्य कर्मियों और सफाई कर्मियों को टीका लगाया जाएगा। उसके बाद 50 साल के ऊपर के लोगों को टीका लगेगा। प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव और स्वास्थ्य सचिव भी शामिल थे। इस बैठक में तय किया गया कि 16 जनवरी से पहले चरण में तेजी से फ्रंटलाइन वर्कर को वैक्सीन लगाई जाएगी। वहीं प्रधानमंत्री मोदी कल यानी कि सोमवार को सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों और स्वास्थ्य मंत्रियों के साथ टीका लगाने की तैयारियों को लेकर वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बातचीत भी करने वाले हैं। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मकर संक्रांति के बाद टीका क्रांति शुरू करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार लोगों को वैक्सीन देने के लिए पूरी तरह से तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी जी का आज के अवसर पर अभिनंदन करता हूं, जिन्होंने घोषणा कर दी है कि 16 जनवरी से कोरोना के वैक्सीन लगेंगे। यानी इस महामारी के उपचार को, इस महामारी से बचाव के लिए पूरी पुख्ता व्यवस्था हो रही है और इसके लिए 16 जनवरी से पहले चरण में चिकित्सकों को और स्वास्थ्य कर्मियों को यह वैक्सीन लगेगा। दूसरे चरण में सुरक्षा और राजस्व से जुड़े हुए कर्मियों को इसके साथ जोड़ा जाएगा। तीसरे चरण में 50 साल की उम्र के लोगों को और विभिन्न प्रकार की बीमारियों से ग्रसित लोगों को, और चौथे चरण में से सामान्य लोगों को भी इस वैक्सीन का लाभ प्राप्त हो पाएगा। और इसकी घोषणा आज हुई है। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का भी हृदय से अभिनंदन करता हूं कि उनके मार्गदर्शन में देश ने कोरोना के खिलाफ इस लड़ाई को जिस मजबूती से लड़ा, वह दुनिया के अंदर एक मिसाल बना है। तो साथ ही दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने वैक्सीन लगाने की तैयारियां पूरी होने का दावा किया और कहा कि पहले चरण में 89 अस्पतालों में टीके लगाए जाएंगे। अभी जो फर्स्ट स्टार्ट किया है वो सारे हॉस्पिटल्स में कर रहे हैं, क्योंकि साइट्स बहुत कम थी। शुरू हमने तैयारी तो 1000 तक की हुई है, तो 89 साइट्स है, सारे के सारे हॉस्पिटल्स में है और 16 तारीख से इसको स्टार्ट किया जाएगा। पहले फेज में क्या बुजुर्गों को भी शामिल कर रहे हैं? पहले फेज के अंदर हेल्थ केयर वर्कर्स का सबसे पहले किया जाएगा और वही प्रोटोकॉल है बताया गया। हेल्थ केयर वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, देन 50 ईयर्स से अबव। और 3 दिन पहले यूनियन हेल्थ मिनिस्टर के साथ मेरी बीसी थी, मेरी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी, तब भी मैंने उनके सामने रिक्वेस्ट की थी कि भाई देश के सभी नागरिकों को मुफ्त दी जानी चाहिए। तो इस तरह से दावा किया जा रहा है कि देश भर में तैयारियां पूरी कर ली गई है। 16 जनवरी से अब कोरोना का वैक्सीन लगने जा रहा है। राजधानी दिल्ली में जावेद मंसूरी हमारे सहयोगी और मुंबई में ज्योत्सना मौजूद हैं। इस वक्त हमसे सीधे जुड़ रहे हैं। जावेद, किस तरह की तैयारी कि जनता यह समझे कि सब कुछ मुकम्मल है? देखिए, लगातार तैयारियां सरकार कर रही है 16 तारीख की, और वो फ्रंटलाइन वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स भी तैयार हैं जिनको वैक्सीन लगनी है। मैं पहले कनॉट प्लेस में मौजूद हूं। ये देखिए, ये फ्रंटलाइन वर्कर्स है, हमारी पुलिस जो यहाँ पर लगातार तैनात है। ये एनडीएमसी के कर्मचारी हैं जो अभी भी अपनी मुस्तैदी के साथ ड्यूटी कर रहे हैं। यहाँ चालान कर रहे हैं उन लोगों का जिन्होंने मास्क नहीं पहना। ये बताइए, 16 तारीख से वैक्सीन लगेगी और आप आज भी जो है चालान कर रहे हैं बिना मास्क वालों का। वैक्सीन को लेकर किस तरह की तैयारी है आपकी? सर, वैक्सीन को लिए हमें तो ड्यूटी चलान के लिए लगी हुई है। आपको वैक्सीन लगेगी, आप तैयार हैं उसके लिए? जी बिल्कुल तैयार है। अच्छा, यहाँ मास्क का चालान आप कर रहे हैं, कैसा सहयोग मिल रहा है? सर बिल्कुल पब्लिक केयर ही नहीं कर रही, पब्लिक केयर नहीं कर रही। देख रहे हैं फोन पे बात करा रहे हैं। सर, अभी भी लोग एहतियात नहीं बरत रहे क्या? बिल्कुल नहीं मान रहे। अच्छा, गाली वाली और देते हैं। हाँ, कहते हैं हमने तो गले पे तो लगा ही रखा है। अच्छा, मानते नहीं। वैक्सीन आ रही है, लेकिन वैक्सीन आने के बावजूद भी लोगों को मास्क पहनना है। हाँ, पहनना है, बिल्कुल पहनना है। अच्छा, देखिए ये बात करा रही है, किससे बात करा रही है मैम? देखिए, यहाँ पर बिना मास्क वालों के लिए चालान कर रहे हैं, लेकिन लोग किस तरह से यहाँ बहस करते हैं उन कर्मचारियों से जो लगातार यहाँ देखिए हाथ जोड़ने पड़ रहे हैं कर्मचारियों को।
सर क्या हुआ, इन्होंने मास्क नहीं दोनों ने मास्क नहीं लगाया हुआ था। अच्छा। दोनों ने मास्क नहीं लगा रखा था। इनका चालान के लिए बोल रहे हैं इनको। देखिए, ये जहां कह रहे हैं एक पैसे नहीं देश है। में एक तरफ वैक्सीन की तैयारियां हो रही हैं, वहां अभी भी ये बहस करनी पड़ती है उन कर्मचारियों को, उन लोगों से जो मास्क नहीं पहनते। तो ये तस्वीरें भी नजर आ रही है, चुनौतियां भी हैं प्रशासन के लिए जिनसे लगातार निपटना होगा, क्योंकि आप समझिए अभी वैक्सीन नहीं आई है। वैक्सीन से पहले हालात ये हैं, और जब एक बार वैक्सीन लगनी शुरू होगी तो लोगों की लापरवाही समझी जा सकती है, उससे भी निपटना होगा प्रशांत। बिल्कुल जावेद, तो जो जिम्मेदार लोग हैं वो अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे हैं, लेकिन बार बार ये अपील की जा रही है कि हम सबको अपनी जिम्मेदारी समझनी है, दूरी बनाए रखनी है, मास्क लगाना बेहद जरूरी है। लेकिन कुछ तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचाते हैं न्यूज 18 इंडिया के स्क्रीन के जरिए। 5 तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। वैक्सीन पर प्रधानमंत्री मोदी की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक से पहले ही देश भर में वैक्सीन का सफल ड्राई रन भी हुआ है। खुद स्वास्थ्य मंत्रालय और आईसीएमआर की देखरेख में 2 वैक्सीन को जांच के बाद मंजूरी दी गई, और अब देश भर में वैक्सीन के लिए कई सेंटर भी तैयार हो चुके हैं। इन सब के बीच खबर यह है कि कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से वैक्सीन लगाने की तैयारियों पर बातचीत भी करने वाले हैं, और ये तस्वीरें बता रही है कि किस तरह की तैयारी है। सब तरफ खुशी है। जिस तारीख का इंतजार था, आधिकारिक तौर पर उसका ऐलान हो गया। 16 जनवरी से अब ये वैक्सीन लगने वाली है। प्राथमिकता तय कर दी गई है। फ्रंटलाइन वर्कर्स को प्राथमिकता के आधार पर यह 16 तारीख से वैक्सीन लगाई जा रही है। महाराष्ट्र कांग्रेस के नेता और ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने वैक्सीन लगाने की तारीख का स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि यह देश के लिए बेहद जरूरी भी है। प्रधानमंत्री मोदी जी ने तारीख घोषित की है, 16 जनवरी को सब जगह टीकाकरण किया जाएगा कोरोना वैक्सीन को। क्या कैसे देखते हैं, क्या एक वेलकम करना चाहोगे आप? मैं तो समझता हूँ कि प्रधानमंत्री की घोषणा का स्वागत है। महाराष्ट्र के मंत्री कह रहे हैं कि यह स्वागत की बात है, तैयारियां मुकम्मल है। ज्योत्सना हमारी सहयोगी मुंबई से हमसे सीधे जुड़ रही हैं। ज्योत्सना, कुछ विपक्षी दल के नेता घेर रहे थे कि पहले खुद प्रधानमंत्री ये टीका लगवाएं, योगी आदित्यनाथ लगवाएं, अपने मंत्रिमंडल के लोगों को लगवाएं, लेकिन महाराष्ट्र के ये मंत्री कह रहे हैं कि स्वागत योग्य तारीख है। किस तरह की तैयारी है जिससे उत्साह, और किस तरह की तैयारी आप देख पाई? बिल्कुल सही कहा। जैसे ही कोरोना वैक्सीन की तारीख ऐलान की गई प्रधानमंत्री द्वारा, तो कई सारे सोशल मीडिया हो, नेता हो, कई लोगों ने बयानबाजी करना शुरू कर दिया। इससे क्या होता है कि अफवाह फैलती है, लोगों में जो एक खुशी की लहर थी वो कहीं ना कहीं तब्दील होती है, नेगेटिव नकारात्मक में तब्दील होती है। खुद ऊर्जा मंत्री नितिन राउत ने भले ही इसका स्वागत किया हो कि देश में कोरोना वैक्सीन का तारीख ऐलान हो गया, लेकिन खुद उन्होंने ही कहा था कि खुद ये टीका जो है प्रधानमंत्री अपने खुद को लेकर बताया कि लोगों को कि ये कितनी सुरक्षित है। ये अपने आप में एक बड़ा बयान है, क्योंकि कोरोना वैक्सीन जो है वो अभी तक किसी को लगाई नहीं गई है। ट्रायल बेसिस पे ड्राई रन हो चुके हैं, ट्रायल रन हो चुकी है, लेकिन एक्चुअल में ये वैक्सीन जो है कुछ वॉलंटियर्स को लगाई गई थी, लेकिन अभी तक इसके कुछ बड़े पैमाने पे ज्यादा साइड इफेक्ट नजर नहीं आए। और यही पूरे देश भर में देखा भी जा रहा है ज्योत्सना, कि हर कोई स्वागत कर रहा है, बेसब्री से इसका इंतजार भी था। हालांकि कुछ राजनीतिक दलों की ओर से बयानबाजी जरूर हुई। इस बीच केंद्रीय मंत्री और बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने वैक्सीन पर सरकार की नीतियों का मजाक उड़ाने वालों की निंदा की है। उन्होंने विपक्ष को वैक्सीन जैसे मुद्दे पर सियासत न करने की सलाह भी दी। नहीं लगाना है, नहीं लगावे, लेकिन भारत की सरकार ने वैक्सीन बनवाने का, यहाँ के वैज्ञानिकों ने, अब वैज्ञानिकों को गाली ना दे। ये लोग मोदी को गाली देते देते देश को गाली देना शुरू कर दिया। तो वहीं राजस्थान के स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा के मुताबिक राजस्थान में पहले चरण में लगभग 4.5 लाख लोगों को वैक्सीन लगने वाली है, और इसमें जयपुर, जोधपुर और उदयपुर में वैक्सीन के कोल्ड स्टोरेज के इंतजाम भी कर दिए गए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जी से तब भी हमने पूछा था वैक्सीन कब आएगी, तब तो उन्होंने तिथि दी नहीं। कल प्रधानमंत्री जी ने रिव्यू किया, और ये जो हमारे त्यौहार है, उन त्योहारों के बाद में 16 जनवरी से वैक्सीनेशन के बारे में प्रथम फेज के कहा गया है। चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे हमारी तैयारी की बात हो, वो ज़्यादातर तैयारियां तो हमारी होती ही पहले से ही है। तो तैयारियों की बात बताई जा रही है। तारीख के ऐलान के बाद इसका स्वागत भी किया जा रहा है, और इसी तरह से पंजाब सरकार के मंत्री भारत भूषण ने भी कोरोना की वैक्सीन पर सवाल उठाने वालों पर निशाना साधा है।
और कहा है कि ऐसे मुद्दों पर विवाद पैदा करने से बचना चाहिए। बहुत बड़ी उपलब्धि हिंदुस्तान के लिए। हमारे जो साइंटिस्ट हैं मैं उनको धन्यवाद करूंगा। ये इंसानियत के लिए एक बहुत बड़ी इस मौके पे नेमत बन के आ रही है, क्योंकि बहुत देर से इंतज़ार की जा रही थी और सेंट्रल गवर्नमेंट ने ड्राई रन्स वगैरह भी पूरे कर लिए सारे स्टेट्स में। तो अब इसका फ़ायदा जो इंसानियत को मिलने वाला है उसकी जितनी तारीफ़ करिए, जितनी उसके लिए धन्यवाद करिए वो कम है। पंजाब सरकार के मंत्री भी कह रहे हैं कि ऐसी चीजों पर विवाद ना किया जाए, यानी जिस तरह के सवाल खड़े किए जा रहे थे उनसे बचने की सलाह अब हर कोई दे रहा है। लेकिन जमीनी स्तर पर लोग किस तरह से देख रहे हैं इस 16 तारीख के ऐलान के बाद? जावेद मंसूरी हमारे सहयोगी दिल्ली में कनॉट प्लेस में मौजूद हैं। जावेद, आपकी तो तमाम लोगों से बातचीत हो रही है, बड़ी तादाद में कनॉट प्लेस में लोग भी पहुंचते हैं, क्या रिएक्शन उनका आ रहा है? क्या अब सियासत थमती दिखाई दे रही है? लोगों में भी उत्साह और किस तरह की प्रतिक्रियाएं? देखिए, कनॉट प्लेस में हम मौजूद हैं और मैं अगर आपको आज तस्वीर दिखाऊं तो रविवार का दिन है और धूप भी अच्छी निकली है, तो लोग बहुत ज्यादा हैं। तो ऐसे में प्रशासन की सख्ती भी यहाँ पर है। और यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं तो देखिए, लोग यहाँ जो एनडीएमसी के कर्मचारी हैं वो लगातार तैनात हैं। ये उन श्रेणी में हो सकते हैं जिनको 16 तारीख को वैक्सीन दी जाएगी। हमारे साथ मौजूद हैं सर, आप चालान कर रहे हैं लगातार लोगों के, क्या रेस्पॉन्स दिख रहा है? लोग मास्क पहनकर निकल रहे हैं और आप कितने उत्साहित हैं वैक्सीन? हाँ, मास्क लोग पहन के निकल रहे हैं, कुछ परसेंट में लोग मास्क नहीं पहन रहे हैं, उसका हम लोग चालान कर रहे हैं। वैक्सीन भी आपको लगेगी? कितनी ज्यादा खुशी है आपको? बहुत ज्यादा खुशी है, हम लोग वैक्सीन लगाने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। वैक्सीन के लिए बिल्कुल तैयार हैं। देखिए, और लोग भी हैं यहाँ पर जो काम कर रहे हैं। सर ये बताइए, वैक्सीन के लिए कितने खुश हैं जब आपका नंबर आएगा? बिल्कुल तैयार हैं, ये काम करते हुए हमें कोविड हो भी चुका है। कुछ लोगों को शंका भी जाहिर करते हैं, वैक्सीन पर शक भी जाहिर करते हैं, आपको क्या लगता है? नहीं, ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए। ऐसा कुछ होना नहीं चाहिए कि शंका वगैरह उस पर कोई जाहिर की जाए। अच्छा, आप लोगों का रजिस्ट्रेशन हुआ अभी जो पहले फ्रंटलाइन अभी नहीं हुआ हमारा। अच्छा, आपका अभी नहीं हुआ। देखिए, फिर भी ये कर्मचारी हैं जो लगातार यहाँ ड्यूटी दे रहे हैं और ऐसे ही जो हेल्थ वर्कर्स अभी भी अपनी कोरोना ड्यूटी में लगे हुए हैं, चाहे हमारे पुलिसकर्मी हो, फ्रंटलाइन वॉरियर वर्कर्स हो, उन तमाम लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगेगी। और निश्चित तौर पर ये बहुत बड़ा दिन होगा पूरे देश के लिए, क्योंकि जो मुश्किल वक्त पूरे देश ने झेला है, अब जब 16 तारीख आएगी तो एक पहली जिसको वैक्सीन दी जाएगी उस पर भी नजरें रहेंगे। और साथ ही जब ये पूरी ड्राइव चलेगी वो भी देखना होगा कि पहले जो 3 करोड़ जो हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स बताए जा रहे हैं, उसके बाद बाकी 27 करोड़ लोगों को दिया जाएगा। तो एक बड़ी ड्राइव चलने वाली है प्रशांत। और तैयारियां मुकम्मल हो गई है, क्योंकि हर तरफ से कुछ इसी तरह की खबरें भी आ रही है। और इसी कड़ी में अब महाराष्ट्र सरकार के मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक ने ऐलान किया है कि राज्य में वैक्सीन लगाने की तैयारियां पूरी हो चुकी है और केंद्र के दिशा निर्देशों के मुताबिक ही लोगों को यह वैक्सीन लगाई भी जाएगी। उस दिन जो कार्यक्रम बनाया गया है हम पूरी तरह से उसको अमल करेंगे। हेल्थ वर्कर हों, कोविड वॉरियर हों, सभी लोगों को पूरी तरह से महाराष्ट्र में वैक्सीन लगाने की तैयारी पूरी है और निश्चित रूप से सफलतापूर्वक उसे हम अंजाम देने का काम करेंगे। चिकित्सा क्षेत्र में काम करने वाली सरकारी व्यवस्था ने सफलतापूर्वक सारे कामों को अंजाम दिया है। हर राज्यों में तैयारियां मुकम्मल। और कोरोना काल में शनिवार का दिन बेहद अहम रहा, क्योंकि शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को एक खुशखबरी सुनाई है। दरअसल शनिवार को ही वैक्सीनेशन अभियान को लेकर प्रधानमंत्री ने एक समीक्षा बैठक की और उसके तुरंत बाद यह ऐलान किया गया कि 16 जनवरी से पूरे देश में कोरोना के खिलाफ वैक्सीनेशन यानी कि टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी। पहले चरण में 3 करोड़ हेल्थ और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई जाएगी। लेकिन इसके साथ साथ सरकार ने जन जन तक वैक्सीन पहुंचाने की भी पूरी तैयारी कर ली है। भारत ने कोरोना की 2 मेड इन इंडिया वैक्सीन भी स्वीकृत की है। वैक्सीन पर आई खुशखबरी। पीएम मोदी ने किया ऐलान। 16 जनवरी से लगेगी वैक्सीन। भारत से भागेगी महामारी।
शनिवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे देश को एक खुशखबरी सुनाई। खुशखबरी देश में कोरोना को मात देने के लिए वैक्सीनेशन प्रोग्राम यानी कोरोना वैक्सीन के टीकाकरण अभियान शुरू करने की तारीख के ऐलान की। इसके लिए पीएम मोदी ने खुद एक ट्वीट भी किया। 16 जनवरी को भारत कोविड-19 से जारी जंग में एक ऐतिहासिक कदम शुरू कर रहा है। उस दिन से देश में टीकाकरण अभियान की शुरुआत होगी। हमारे बहादुर डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों और फ्रंट लाइन वर्करों समेत सफाई कर्मियों को प्राथमिकता दी जाएगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये ऐलान करने से पहले वैक्सीनेशन प्रोग्राम पर शनिवार को एक समीक्षा बैठक के बाद तय हो गया कि 16 जनवरी से वैक्सीनेशन शुरू होगा। सबसे पहले जिन 3 करोड़ लोगों को टीका लगेगा उनमें फ्रंट लाइन वर्कर यानी स्वास्थ्य कर्मियों को प्राथमिकता मिलेगी। उसके बाद 50 साल से ऊपर लोगों को टीका लगेगा। प्रधानमंत्री की उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक में कैबिनेट सचिव, प्रधानमंत्री के प्रमुख सचिव और स्वास्थ्य सचिव शामिल थे। इस बैठक में तय किया गया कि 16 जनवरी से पहले चरण में तेजी से फ्रंट लाइन वर्करों को वैक्सीन लगाई जाएगी, यानी डॉक्टर, नर्स, सफाई कर्मी, हॉस्पिटल का स्टाफ, पुलिस और कोरोना से सीधे लड़ रहे अधिकारी। 16 तारीख से वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी, क्या कहेंगे आप? बहुत अच्छी बात है माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के आवाम के लिए, जनता के लिए, जनता की हित में कुछ सोचा गया है और इतनी बड़ी बीमारी से रिहाई पाई जाएगी। और देश जो है इसकी संकट में आ गया है, ज्यादा हालात खराब हो चुके हैं। सेफ फील कर पाएंगे जब आम लोगों को लगेगी? हाँ, सेफ फील कर पाएंगे, क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि जब सरकार गवर्नमेंट हमारे लिए सोच रही है, कर रही है, तो इसके लिए हम सेफ ही होंगे सब लोग। ठीक है, हमारे हित में अच्छा ही होगा। हित में अच्छा ही होगा। आप बताइए कि पहले हेल्थ वर्कर्स को लगेगी, फिर फ्रंट लाइन वर्कर्स को, फिर उसके बाद आम लोगों का नंबर आएगा, क्या कहेंगे? कितना? जी बढ़िया, बहुत इंतजार था, बहुत अच्छा, बढ़िया होगा। भारत जैसे बड़ी आबादी वाले देश में कोरोना वैक्सीन को जन जन तक पहुंचाने के लिए सरकार को कई चुनौतियों से निपटना है। सबसे बड़ी चुनौती है वैक्सीन देने वाले स्वास्थ्य कर्मियों की बड़ी तादाद। मसलन राजस्थान को ही ले लीजिए, जिसका दावा है कि राज्य में वैक्सीन लगाने का काम सितंबर तक पूरा किया जा सकता है। अभी हम वैक्सीन के जो कोरोना वैक्सीनेशन के लिए पूरे तैयार हैं पूरी तरह से। प्रथम चरण में हम हेल्थ केयर वर्कर्स का वैक्सीनेशन कर रहे हैं, जो लगभग 7 दिन में हम कंप्लीट कर देंगे। उसके बाद फ्रंटलाइन वर्कर्स का करना है, जो लगभग 1.5 लाख के आसपास होंगे। उन लोगों का भी वैक्सीनेशन 15 से 20 दिन में पूरा कंप्लीट हो जाएगा। और ये देखा जाए, ये वैक्सीन प्राप्त हो जाती है तो हम पूरे जयपुर जिले का यदि वैक्सीन शुरू करेंगे तो हम अगस्त सितंबर तक पूरा वैक्सीनेशन का प्रोसेस पूरा कर लेंगे। राजस्थान सरकार का ये दावा पूरा कैसे होगा? जयपुर में कुल 238 वैक्सीन सेंटर का ऐलान किया जा चुका है। हर सेंटर पर मौजूद वैक्सीनेटर एक दिन में 100 लोगों को वैक्सीन लगा सकता है। इस हिसाब से जयपुर में एक दिन में 2380 लोगों को वैक्सीन की डोज दी जा सकती है। जयपुर की आबादी करीब 12 साल से कम उम्र के बच्चों समेत 72 लाख है। इस हिसाब से सभी को वैक्सीन पहुंचाने में 211 दिन का वक्त लगेगा, यानी करीब 7 महीने। सब कुछ ठीक रहा तो इस हिसाब से इस साल सितंबर तक पूरे जयपुर को वैक्सीन लग सकती है। देश के एक और शहर के इस हिसाब से अंदाजा हो जाता है कि काम कितना बड़ा है। अब एक राज्य का भी हिसाब लगाते हैं। बिहार से मिली जानकारी के मुताबिक अब तक वैक्सीन लगाने वाले 14,724 वैक्सीनेटर्स को पूरी ट्रेनिंग दे दी गई है। अब अगर हर वैक्सीनेटर एक दिन में 100 लोगों को वैक्सीन लगाता है तो एक दिन में 14 लाख लोगों को वैक्सीन लगाई जा सकती है। ऐसे में बिहार की करीब 11 करोड़ की आबादी तक वैक्सीन पहुंचने में कम से कम 2.5 महीने लगेंगे। लेकिन ये तब होगा जब ये काम बिना ब्रेक के चलता रहे। लेकिन गणित के इस हिसाब में देश की 130 करोड़ आबादी का वो हिसाब शामिल नहीं है जो हमारी बड़ी मुश्किल है। एक बड़ा हिस्सा दूर दराज के गांवों में रहता है या फिर इतना पढ़ा लिखा नहीं है जो ऐसी योजनाओं में सीधे शामिल हो सके। सरकार ने इसे देखते हुए बड़ी तैयारी की है और हर घर तक पहुंचने की योजना भी बनाई जा रही है। वैक्सीन को मंजूरी देने के बाद कई देशों में चुनौतियां सामने आई हैं, लेकिन मोदी सरकार इस मिशन में बड़ी तैयारी से उतर रही है।
वैक्सीनेटरों की बड़ी जरूरत को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने 2000 से ज्यादा ट्रेनरों को सबसे पहले ट्रेनिंग दी। इस ट्रेनिंग के बाद तैयार ट्रेनर्स ने वैक्सीन के 61,000 प्रोग्राम मैनेजरों को ट्रेनिंग दी। इसके अलावा देश भर में 2 लाख मुख्य वैक्सीनेटर और उनकी टीम 3,70,000 सदस्यों को भी ट्रेनिंग दी जा चुकी है। इसके अलावा वैक्सीन लेने वालों की पहचान और उनकी ट्रैकिंग के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है। वैक्सीन के लिए कोविन ऐप पर रजिस्ट्रेशन शुरू हो चुका है और अब तक 79 लाख लोग इससे जुड़ चुके हैं। वैक्सीन सेंटर पर इस ऐप के जरिए पहचान से लेकर वैक्सीन लगाने के बाद दूसरी डोज का अलर्ट और वैक्सीन का सर्टिफिकेट भी दिया जाएगा। एक बड़ी चुनौती वैक्सीन की लगातार सप्लाई और उसे सुरक्षित रखना भी है। इसके लिए कोविन वैक्सीन डिलीवरी मैनेजमेंट सिस्टम बनाया गया है। यह सिस्टम वैक्सीन के स्टॉक पर नजर रखेगा। स्टोर करने के दौरान तापमान पर लगातार निगाह रखी जा सकेगी। देश के अलग अलग हिस्सों में जरूरत के हिसाब से वैक्सीन के ट्रांसपोर्ट की ट्रैकिंग की जाएगी। कोविड की वैक्सीन्स देने के लिए भी हमारे पास पूरी शक्ति है, तैयारी है। वैक्सीनेटर्स के बारे में भी प्रश्न पूछा गया। मात्र डॉक्टर्स ही नहीं, लेकिन बाकी भी हेल्थ वर्कर्स जो वैक्सीनेट कर सकते हैं, जो रसीकरण दे सकते हैं, ऐसे हमारे पास 16,000 जितने लोगों की यादी भी है। इसको हमने नेशनल लेवल के वेबसाइट पर भी अपलोड कर दिया है। और जैसे बताया गया, प्रतिदिन एक वैक्सीनेशन के सेशन में 100 लोगों को इस तरह से टीका दी जाएगी, रसीकरण किया जाएगा। और इस तरह से प्रतिदिन हम 16 लाख जितने लोगों को कवर कर सकते हैं। इसकी भी पूरी तैयारी है। इस पूरी तैयारी का ड्राई रन किया जा चुका है। आज तक मिली दिक्कतें दूर की जा रही हैं ताकि देश को कोरोना मुक्त बनाने में कोई अड़चन न आए। बर्ड फ्लू का खतरा हर रोज नए नए प्रदेशों को अपनी चपेट में ले रहा है। मध्य प्रदेश में बर्ड फ्लू की वजह से पहले से ही लोग दहशत में हैं। इंदौर में चिकन की दुकानें बंद करवा दी गई हैं, जबकि कुछ ऐसा ही हाल दिल्ली का भी है। बर्ड फ्लू के बढ़ते खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने भी सख्त कदम उठाते हुए गाजीपुर मंडी को बंद करवा दिया है, जबकि दूसरे राज्यों के मुर्गे मुर्गियों को लाने पर भी रोक लगा दी गई है। हिमाचल प्रदेश में भी सरकार बर्ड फ्लू को लेकर के एक्शन में आई और लगातार निगरानी में जुटी हुई है। वहां भी पोंग लेक इलाके में सील कर दिया गया है और इन सभी के साथ साथ उत्तर प्रदेश में भी प्रशासन सतर्क है और कई इलाकों में निगरानी और बढ़ा दी गई है। देश के अलग अलग हिस्सों में बर्ड फ्लू की दहशत के बाद अब उत्तर प्रदेश के अलग अलग शहरों से बर्ड फ्लू की आहट आने लगी है। लखनऊ में कुछ पक्षियों की मौत के बाद चिड़ियाघर का एक हिस्सा भी बंद कर दिया गया है, जबकि लोगों से भी सावधान रहने की अपील की गई है। बताया जा रहा है कि चिड़ियाघर में कुछ पक्षियों के शव मिलने के बाद जांच में बर्ड फ्लू की पुष्टि भी हुई है और इसके बाद चिड़ियाघर प्रशासन ने तुरंत एक्शन लेते हुए एक चिड़िया के हिस्से को लोगों के लिए चिड़ियाघर का यह हिस्सा ही बंद कर दिया गया है, जबकि उन पर निगरानी भी और ज्यादा बढ़ा दी गई है। चिड़ियाघर के कर्मचारियों ने दावा किया है कि चिड़ियों को स्वस्थ रखने के लिए उनके लिए दवाई भी दी जा रही है। कानपुर में भी बर्ड फ्लू के मामले पाए जाने के बाद चिड़ियाघर को अगले आदेश तक के लिए बंद करने का आदेश दिया गया है। प्रशासन ने सख्ती बढ़ाते हुए चिड़ियाघर के 1 किलोमीटर के दायरे को सील कर दिया है, जबकि 10 किलोमीटर के दायरे में चिकन की दुकानों को भी बंद करने का आदेश जारी किया गया है। जो हमारे पास एग्जैक्ट खबर है, सिर्फ हमारे 10 बर्ड्स मरे हैं, बाकी सब हम लोगों ने पैक कर दिया है, सभी जगह बंद कर दिया है। हमारे डॉक्टर्स लगे हुए हैं और दवाएं चल रही हैं, कीटनाशक इस्तेमाल हो रहा है, कोई भय की बात नहीं है। कल 2 बजे तक डीएम साहब ने बैठक ली, कमिश्नर साहब ने बैठक ली, सभी की बैठक हुई है। दिल्ली के पास उत्तर प्रदेश के नोएडा में भी बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ने के बाद जिला प्रशासन ने सख्ती बढ़ा दी है। ओखला पक्षी विहार, सूरजपुर समेत कई इलाकों में पक्षियों के करीब जाने पर लोगों की रोक लगा दी गई है। साथ ही साथ कई टीमों का भी गठन किया गया है। पक्षियों की निगरानी तेज कर दी गई है। ओखला पक्षी विहार के आसपास कई बैनर भी लगाते दिए गए हैं और लोगों से इन पक्षियों से दूर रहने की अपील भी की गई है।
हालांकि प्रदेश सरकार ने बर्ड फ्लू से ना घबराने की लोगों से अपील भी की है, लेकिन एहतियात बरतने की हिदायत जरूर दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी बर्ड फ्लू पर बात करते हुए लोगों से सावधानी बरतने और सरकार की तरफ से हर मदद का पूरा भरोसा दिया है। बर्ड फ्लू का एक नया वो सामने आ रहा है, उसमें भी सावधानी करते हैं। सावधानी और सतर्कता इन बीमारियों से बचाएगी। सरकार अपने कार्यक्रमों के साथ बचाव के लिए पूरा आपके लिए कार्य करेगी। ये हमारे लिए एक एक नागरिक का जीवन महत्वपूर्ण है और सबकी सुरक्षा, सबको उत्तम स्वास्थ्य और आरोग्यता देना, ये केंद्र और प्रदेश सरकार की प्राथमिकता में है। तो उधर केरल के तिरुवनंतपुरम में भी बर्ड फ्लू की दहशत का सीधा असर चिकन कारोबारियों पर पड़ा है। लोगों ने चिकन से दूरी बना ली है और इसी वजह से चिकन के दामों में भारी गिरावट दर्ज की गई है, जबकि कुछ ऐसा ही हाल अंडों का भी देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरी ओर चिकन से लोगों ने दूरी बनाने का असर मटन के दामों पर पड़ गया और केरल में मटन के दाम अचानक उछलकर 800 रुपए प्रति किलो के पार पहुंच गए हैं। थोड़ा कुछ कम हो गया, ज्यादा कम नहीं हुआ, थोड़ा 10-11 रुपए कम हुआ पहले से। इधर तो हम लोग इधर से मतलब तमिलनाडु से आते हैं। अभी कस्टमर कम है, ऐसे भी लॉकडाउन की वजह से ऐसे ही कम है। अभी 2 हफ्ते के अंदर मतलब और कम हो गया। बर्ड फ्लू अब धीरे धीरे देश भर में अपने पैर पसार रहा है। बर्ड फ्लू से जूझ रहे राज्यों में अब उत्तर प्रदेश भी शामिल हो चुका है, जिसके बाद बर्ड फ्लू की बीमारी झेल रहे 7वां राज्य अब उत्तर प्रदेश बन गया है। यूपी के कानपुर में एक चिड़ियाघर में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है और यूपी सरकार अब इसके बाद सतर्क हो गई है। तुरंत चिड़ियाघर को सील कर दिया गया है। वहीं देश की राजधानी दिल्ली में भी बर्ड फ्लू की आशंका है और इसी वजह से वहां दहशत भी फैल गई है। बर्ड फ्लू का खतरा बढ़ा। यूपी के कानपुर पहुंचा बर्ड फ्लू। दिल्ली में भी बर्ड फ्लू की आशंका। परिंदे बीमार तो दहशत में इंसान। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, केरल, हरियाणा और अब उत्तर प्रदेश में भी बर्ड फ्लू अपने पैर पसार चुका है, जिसके बाद बर्ड फ्लू वाला 7वां राज्य बन गया है उत्तर प्रदेश। यूपी के कानपुर में एक चिड़ियाघर में 10 जंगली मुर्गों की मौत बर्ड फ्लू से होने की पुष्टि हुई तो चिड़ियाघर को सील कर दिया गया, जबकि शाम तक जू के बाड़ों में सभी पक्षियों को मारने के आदेश दे दिए गए। जू के 1 किलोमीटर तक के दायरे को कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया और 10 किलोमीटर तक के दायरे में आने वाले चिकन मार्केट को बंद कर दिया गया। लखनऊ में ऐसी कोई संभावना भी मालूम नहीं हुआ है, लेकिन इसके बाद भी हम पूरी सतर्कता के साथ पूरे जू को, पूरे डिवीज़न को कह दिया गया है कि कोई भी बात होगी जो हमारी जवाबदेही जिम्मेदारी है, पूरी सतर्कता के साथ हमारा विभाग, PCCF और उनकी पूरी टीम इस पर काम कर रही है। जैसे अभी कानपुर में कुछ इस तरह की संभावना बनी तो हमने कानपुर को पूरी तरीके से बंद कर दिया है और पूरी तरीके से सैनिटाइजेशन उसका हो रहा है। इसी तरीके से जहाँ भी कोई संभावना होगी पूरी सतर्कता हम बरत रहे हैं। दिल्ली में बर्ड फ्लू की आशंका। साउथ दिल्ली का हौज खास पार्क बंद। साउथ वेस्ट दिल्ली के द्वारका सेक्टर 9 का पार्क बंद। पूर्वी दिल्ली की संजय झील बंद और वेस्ट दिल्ली का हस्तसाल पार्क बंद। दिल्ली के ये 4 इलाके लोगों के लिए पूरी तरह से बंद कर दिए गए हैं, क्योंकि ये वही इलाके हैं जहां पर कौवे और बतख मरे पाए गए, जिसके बाद दिल्ली में बर्ड फ्लू की दहशत फैल गई। देश की राजधानी दिल्ली में अचानक मर रहे पक्षियों के मामले ने दिल्ली सरकार की चिंता बढ़ा दी है। कोरोना काल में पहले ही मुसीबत झेल चुकी दिल्ली सरकार नहीं चाहती कि अब उसकी नई मुसीबत बर्ड फ्लू बने और दिल्ली के लोगों की परेशानी बढ़े, जिसकी वजह से दिल्ली सरकार एक्शन मोड पर आ गई है। दिल्ली में अब तक बर्ड फ्लू की पुष्टि नहीं हुई है, जबकि 104 सैंपल जांच के लिए भेजे गए हैं, जिसकी रिपोर्ट आने का इंतजार है। लेकिन उससे पहले ही दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दावा किया कि बर्ड फ्लू की रोकथाम के लिए रैपिड रिस्पांस टीम बना दी गई है, जबकि पशुपालन विभाग के अधिकारी भी लगातार निगरानी में जुटे हैं। दिल्ली के अंदर लाइव बर्ड्स के इंपोर्ट पे आज से कंप्लीट बैन लगाया जा रहा है। बाहर से कोई भी लाइव बर्ड्स इंपोर्ट नहीं अलाउ किए जाएंगे। और दूसरा, गाजीपुर पोल्ट्री मार्केट जो है दिल्ली की,
उसको 10 दिन के लिए बंद किया जा रहा है। ये आज दोनों निर्णय लागू किए जा रहे हैं। दिल्ली में बर्ड फ्लू की दहशत को देखते हुए दिल्ली के पास नोएडा में भी सरकार अलर्ट मोड पर आ गई है और ओखला पक्षी विहार, सूरजपुर और धनौरी वेटलैंड में सैलानियों के पक्षियों के करीब जाने पर रोक लगा दी गई है। हालांकि ये जगह खुली रहेंगी, लेकिन पक्षियों को पास से देखने के लिए बनाए गए वॉच टावर को बंद कर दिया गया है। साथ ही निगरानी के लिए कई टीमें भी बना दी गई हैं, जो लोगों को लगातार जागरूक कर रही हैं। वहीं उत्तर प्रदेश के अयोध्या में भी 3 चिड़ियों के मरने के बाद बर्ड फ्लू की आशंका से हड़कंप मच गया है। केरल में तो बर्ड फ्लू के मामलों से हालात लगातार बिगड़ते जा रहे हैं। वहां अब तक 45,000 से ज्यादा मुर्गियां मारी जा चुकी हैं, जबकि 2 जिलों पर बर्ड फ्लू का खासा असर दिख रहा है। प्रशासन की तरफ से सैंपल जुटाने और लोगों के स्वास्थ्य की निगरानी को बढ़ा दिया गया है, जबकि राज्य सरकार की तरफ से पोल्ट्री चलाने वाले लोगों को मारी गई मुर्गियों के लिए मुआवजा देने का ऐलान भी कर दिया गया है। इन जिलों में बर्ड फ्लू के मामलों पर नजर रखने के लिए 29 टीमों का गठन भी कर दिया गया है। उधर मध्य प्रदेश में भी बर्ड फ्लू के मामले बढ़ रहे हैं, जिसका असर इंदौर में ज्यादा दिखा। इंदौर में चिकन बेचने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है और चिकन की दुकानें बंद कर दी गई हैं। आगर मालवा में अब तक 422 कौओं और करीब 1 दर्जन से अधिक बगुलों की मौत हो गई, जिसके बाद 7 दिनों के लिए पोल्ट्री बाजार को वहां बंद कर दिया गया। उधर हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब में भी कौओं की मौत के बाद दहशत बढ़ गई। हिमाचल सरकार भी चिंता में आ गई और पौंग झील वेटलैंड में मारे गए पक्षियों की तलाश के लिए नई मोटरबोट मंगाए जाने का फैसला लिया गया। साथ ही बर्ड फ्लू को फैलने से रोकने के लिए जागरूकता अभियान चलाने की बात भी कही गई। बर्ड फ्लू की पुष्टि के बाद यहाँ 3500 प्रवासी पक्षियों को मार दिया गया है। पिछले कुछ दिनों से हम देख रहे हैं कि ये हिमाचल पे नहीं, पूरे देश की खबर बनी हुई है। मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, हरियाणा में, हिमाचल में और भी बहुत सारे प्रदेशों में जो है ये जो फ्लू जो है वो बर्ड फ्लू जो फैला है, और उसके कारण बहुत बड़ा चिंता का विषय है कि कहीं ये वायरस और आने वाले समय में सारी व्यवस्थाओं को जो है वो फिर से प्रभावित न कर डाले। हिमाचल में बर्ड फ्लू के मामले बढ़ने के बाद एहतियात बरतते हुए जम्मू कश्मीर के पुंछ में प्रशासन ने सतर्कता बढ़ा दी है। उधर गुजरात के अंजार में चक्सर लेक के पास 38 पक्षी मरे हुए मिले, जबकि राजस्थान के 11 जिले बर्ड फ्लू की चपेट में हैं। हाल ही में सवाई माधोपुर में 70 परिंदों की बर्ड फ्लू से मौत की पुष्टि हुई, तो वहीं श्रीगंगानगर में 125 पक्षी मरे मिले, जिसके बाद उनके सैंपल जांच के लिए भेजे गए। बर्ड फ्लू के इंसानों में फैलने के खतरे को देखते हुए डॉक्टर भी सावधानी बरतने की सलाह दे रहे हैं। डॉक्टरों के मुताबिक बर्ड फ्लू से बचने के लिए कच्चा या अधपका अंडा और मांस खाने से परहेज करना चाहिए। मांस को 70 डिग्री से ज्यादा तापमान पर पकाना चाहिए और अच्छी तरह पके हुए चिकन को ही खाना चाहिए। एक पानी भी आप जानते हो कि 100 डिग्री सेंटीग्रेड में उबलता है, तो ये बनाने वालों का अनुमान तो होता है कि कम से कम इसका आसपास उबलने वाले रेशो के आसपास इसका तापमान होगा। ये निर्धारित तापमान कर ले, मतलब ऐसा कोई थर्मामीटर लगाने नापने की जरूरत नहीं है। गर्म होना चाहिए, उबला होना चाहिए, तो बाकायदा माना जाएगा कि 70 डिग्री सेंटीग्रेड में वो पका है। उधर केंद्र सरकार की तरफ से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिव और प्रशासकों से संपर्क में रहने और राज्य में बर्ड फ्लू की आशंका वाले क्षेत्र में कड़ी नजर बनाए रखने की अपील की है। राज्य से लेकर केंद्र तक सभी अलर्ट मोड पर हैं और बर्ड फ्लू से निपटने में लगे हैं, जबकि दूसरे राज्य एहतियात बरतकर समय रहते कदम उठाने के लिए तैयार हैं, ताकि पहले ही कोरोना से लड़ रहे देश के लिए बर्ड फ्लू एक और मुसीबत न बन जाए। हरियाणा राजस्थान के बॉर्डर पर शाहजहांपुर में 20 गांवों की महापंचायत हुई। महापंचायत में शामिल लोगों ने किसान आंदोलन के नाम पर हाईवे जाम करने पर नाराजगी जाहिर की और हाईवे को तुरंत खाली करने की चेतावनी भी उन लोगों को दी जो यहां बैठकर प्रदर्शन कर रहे थे। लोगों का आरोप है कि हाईवे जाम होने से आसपास के गांव के लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। गांव वालों को कहीं भी आने जाने के लिए घंटों इंतजार करना पड़ रहा है। ऐसे में उन्होंने आंदोलनकारियों से जल्द इस सड़क को खाली करने की भी मांग कर ली। तो जहां कुछ किसान आंदोलन पर बैठे हैं, तो कुछ किसानों ने इन्हें ये जगह खाली करने की भी सलाह दी है। महापंचायत के बाद कुछ लोग हाईवे पर पहुंच गए और वहीं बैठ गए धरने पर। इस दौरान आंदोलन कर रहे किसान और स्थानीय लोगों के साथ उनकी बहस भी हो गई। टकराव बढ़ने के बाद हरियाणा पुलिस की रैपिड एक्शन फोर्स भी पहुंची, पैरामिलिट्री फोर्स के भी जवान वहां पर पहुंच गए और इसके बाद आंदोलन कर रहे किसानों ने हाईवे खाली करने से वहां साफ इनकार कर दिया। लेकिन किस तरह की स्थिति वहां दिखाई दी, इसी मौके पर पहुंचे हमारे सहयोगी भवानी सिंह बता रहे हैं। जयपुर दिल्ली हाईवे पर शाहजहांपुर में किसानों का धरना अभी भी जारी है। हाईवे जाम है
और हाईवे बंद होने की वजह से आसपास के जो किसान हैं, जो पेट्रोल पंप वाले हैं, जो लोग यहाँ काम करने वाले हैं, वो परेशान हैं। उसको लेकर एक मीटिंग बुलाई गई है यहाँ पर। काफ़ी संख्या में आप देख सकते हैं कि लोग आए हैं, किसान आए हैं। और क्या मांगे आप, क्या आपका विरोध है, क्यों मीटिंग बुलाई? विरोध हमारा किसी से कुछ नहीं है जी। विरोध मीटिंग हमने यूँ बुलाई है, पिछला 1 महीना हो गया जी। यहाँ पे गरीब लोगों के खोखे हैं। सबसे पहले तो मैं आप गरीबी से शुरू करता हूँ। गरीब लोगों के खोखे यहाँ पे, जो चाय की दुकान है, ढाबे हैं, 1 महीने से बंद पड़े हैं। उनका काम बेचारा रोज़ कमाते थे, रोज़ खाते थे। वो 1 महीना हो गया उनके घर में, मतलब भूख हड़ताल सी हो रही है, उनके घर में खाने के लिए कुछ नहीं है। दूसरा, यहाँ हमारे लोकल ट्रांसपोर्टर हैं, उनकी गाड़ियाँ खड़ी है। तीसरा, हम पेट्रोल पंप वाले हैं जी। 1 महीना हो गया हमारे पेट्रोल पंप पे 1 बूंद तेल सेल नहीं हो रहा। और हम अपने एम्प्लॉय को कहाँ से तो तनख्वाह दे जी, क्या करें? पिछले महीने की तनख्वाह दे दी, अब अगले महीने की कहाँ से दे? किसान नेता भी आए थे, मानने को तैयार नहीं है। हमने उनसे रिक्वेस्ट करी, भाई कोई बीच का रास्ता निकाल लो, आप सर्विस रोड के ऊपर आप अपना धरना दे लो, मेन कैरिज वे चालू कर दो। नहीं मान रहे हैं। अभी राजा राम जी आए थे, नहीं मान रहे हैं। प्रशासन है, वो नहीं मान रहा। हमने क्या कसूर कर दिया जी? अब हमने सबने मिलकर एक फैसला लिया है, या तो प्रशासन और किसान 2 घंटे में कोई डिसीजन ले ले, वरना जो साइड के जितने भी रोड चालू है हम चारों तरफ से बंद करेंगे। तब भी नहीं माने तो हमारी एसोसिएशन, पेट्रोल पंप एसोसिएशन ने एक अभी डिसीजन लिया है कि हम रेवाड़ी के अंदर पंप की भी स्ट्राइक करेंगे जी। ये हमारी बात है सारी। और इन किसानों का आंदोलन है, किसानों का जो राशन आता है उसको बंद करवाएंगे। कंपनी में भी नहीं जा पा रहे जी। गाँव के रास्तों की ये बुरी हालत होगी कि बच्चे गलियारों में नहीं निकलते, पशु हमारे रास्तों में नहीं। सारे रास्ते तोड़ दिए, लोकल जितने रोड है सब रोड टूट चुके हैं। हमारा एक इनका से कहना है, जो भी सरकार ने कानून पारित किया है वो कानून संसद में पारित हुआ है। आपको अगर धरना ही देना है तो एमएलए एमपी के घर के आगे जाके धरना दें। हमारा यहाँ पे क्या कसूर है? हमारा यहाँ पे क्या दोष है जो हमारा धंधा बंद हो करके ये लोग बैठे हुए हैं? हमारे यहाँ से रेवाड़ी का 20 और ये लिमिट एरिया में सारा नहीं है, ये सारे 4 या 5 किलोमीटर में है जो हमारा धंधा ट्रैप है बिल्कुल। और मैं आपको बता दूं, ऑल इंडिया में ये हाईवे NH8 सेलर में टॉप है और वहीं ये बंद कर दिया। कैसे सरकार चलेगी, कैसे देश चलेगा, कैसे हम तनख्वाह देंगे, सैलरी देंगे? गांव में अगर कोई आदमी बीमार हो जाता है तो उसको डॉक्टर के नहीं ले जा सकते। अपने गांव में ही निकलने के लिए आधा पौना घंटा लग जाता है। किसी लोग ये आसपास के गाँव के लोग, ये सब गाँव के लोग, यहाँ 20 गाँव के लोग हैं, बड़े दुखी हो चुके हैं हम। पेट्रोल पंप वाले, दुकानदार हैं, गाड़ी वाले, सब यही के लोग। ये किसान आंदोलन एक गलत रास्ते पे जा रहा है। जब गवर्नमेंट ये कह रही भी संशोधन कर लो तो अपने संविधान अनुसार संशोधन क्यों नहीं करते? ये उनकी भी रह जाएगी, और ये बेहद असमंजस वाली और रोचक स्थिति बन चुकी है बॉर्डर पर। जयपुर दिल्ली हाईवे जाम है तो कुछ लोग उन प्रदर्शनकारियों का भी विरोध करने के लिए पहुंचे, और वो भी गांव के ही किसान है। भवानी सिंह हमारे सहयोगी इस वक्त फोन लाइन पर मौजूद हैं। भवानी, ये तो किसान लोग ही हैं जो इस कानून के विरोध में बैठे हैं, लेकिन ये कुछ किसान आ गए जो इनके इस प्रदर्शन से ही अब नाखुश दिखाई दे रहे हैं। स्थिति क्या बनी, लोगों की क्या दलीलें हैं? देखिए प्रशांत, अभी हाईवे पे दोनों के बीच में टकराव की स्थिति है। जो पूरा मुद्दा मसला ये है कि तकरीबन जहां पर शाहजहांपुर बॉर्डर पर किसान तकरीबन 1 किलोमीटर लंबा इनका धरना पूरा हाईवे जाम करके बैठे हुए। 6 लेन हाईवे है और बहुत ज्यादा ट्रैफिक लोड वाला हाईवे, जयपुर दिल्ली हाईवे। स्थानीय लोगों का कहना है कि आसपास के गांव वाले हैं, उनका ये कहना है कि इसकी वजह से दिक्कत उनको हो रही है। एक तो ट्रैफिक डाइवर्ट हो रहा है, जो उनके गाँव में से जा रहा है तो उनके घर टूट रहे हैं, काफी नुकसान हो रहा है और सब कुछ डिस्टर्ब हो रहा है। उनके खेतों के अंदर काफी चीजें नुकसान हो रही है। तो वो ये कह रहे हैं कि भाई यहाँ से आप किसानों को कहिए कि आप यहाँ से हटिए, या तो आगे जाइए, पीछे जाइए, कहीं जाइए, लेकिन यहाँ से हटिए। दूसरा क्या हो रहा है कि यहाँ पर 1 से 1.5 किलोमीटर की रेडियस में हरियाणा के अंदर तकरीबन 100 से ज्यादा पेट्रोल पंप है, और उन पेट्रोल पंप से तकरीबन ये जो 35 गांव है इनकी रोजी रोटी चलती है। उनमें सब लोग यहाँ पर काम करते हैं या ढाबे हैं छोटे हैं, तो उनको लगता है कि सब कुछ हमारी रोजी रोटी पे लाद पड़ रही है, इसलिए वो इसमें विरोध में उतर आए हैं। जी, तो ये प्रदर्शनकारी भी गांव के लोग, किसान ही हैं, लेकिन उनसे असहमत लोग, उनका विरोध करने वाले, उसे रास्ते की बाधा बताने वाले भी गांव के ही लोग और किसान लोग। असमंजस की ये स्थिति। लेकिन इस बीच एक और बेहद अहम खबर। कोरोना महामारी ने आपसी सहयोग की भावना को एक नई मजबूती भी दी है, ताकि पूरे देश को एकजुट होकर इस संकट का मुकाबला करने के लिए तैयार किया जाए। जल्द ही टीकाकरण अभियान भी शुरू होने वाला है और हम सबको फिर से मिलकर इस वायरस को हराना है। और इस लड़ाई में नेटवर्क 18 भी हर कदम पर आपके साथ है। हमारे अभियान संजीवनी और शॉर्ट ऑफ लाइफ का भी यही मकसद है कि कोई सुरक्षित नहीं अगर हर कोई सुरक्षित नहीं। नेटवर्क 18 की इस पहल का उद्देश्य है
कि हर भारतीय की वैक्सीन तक पहुंच हो। अगले कुछ दिन में हमारी ये पहल कोरोना के खिलाफ लड़ाई में जन आंदोलन बनकर उभरेगी।